बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद नाजरीन इन दी बिज़नेस लॉन्च। आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका मैं तारफ़ करवाता हूँ। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब जो प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और आजकल पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने इनको चेयरमैन एनॉमली कमेटीज़ बनाया है। और इसके अलावा वो पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन रह चुके हैं और K&M's प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं। मेरे आज के दूसरे मेहमान इंजीनियर रिजवान अशरफ जो कि साबका प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और ये ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्रोसेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं, और MA टेक्सटाइल के ये CEO हैं। मेरे तीसरे मेहमान लॉयन अज़हर चौधरी जो कि सोशल वर्कर भी हैं और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन रह चुके हैं, और आजकल वो फैसलाबाद चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इनके पास ट्रेड डेवलपमेंट कमेटी के ये हेड हैं, ये एप्को टेक्निकल के CEO हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपसे एक डिस्कशन की जाए तो क्या आप मशवरा या क्या आपकी विजन है कि जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको हम बेहतर की तरफ ले जा सकें। आपने इस सवाल के अंदर तो पूरी दुनिया बंद कर दी और इस पे तो शायद घंटों डिस्कशन भी हो सकती है, दोस्तों के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। मगर मुख्तसरन ये कि अगर हम ये देखें कि फिक्स किस चीज़ को करना है तो वो हैं जी प्रायोरिटीज़। सो पहली बात मेरी नाकस अकल के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रायोरिटीज़ कि सिचुएशन है क्या और फिर किस काम को पहले करना है। अब उसके अंदर सबसे पहला इशू ये आता है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। अब जब हम इनको दोनों को इकट्ठा लेकर चलते हैं तो चल नहीं सकते, जो हम जिस हाल में हमारा मुल्क है। तो उसका ये मतलब है कि पॉलिटिक्स प्रिवेल करती है। अब जब पॉलिटिक्स प्रिवेल करती है तो इकोनॉमिक्स पीछे रह जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो जिसने भी इस मुल्क को गवर्न करना है सही तरीके से, वो उसको इस बात का फैसला करना है और फिर बहुत ही कॉम्पिटेंट लोगों से, कॉम्पिटेंट टीम से इस बात का। और इसका हल मियां साहब आप देखिए, आप माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, आप आज भी आपसे बैठकर बात की जाए तो अगले 20 साल की बात कर रहे होते हैं, 30 साल की बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम 1 महीने की या 6 महीने की बात स्टेट लेवल पे करें या साल की बात स्टेट लेवल पे करें तो मियां साहब फिर दरख्त तो नहीं लगा सकते। फिर तो एक ऐसा पौधा लगा सकते हैं जो फूल देगा और 3 महीने बाद मुरझा जाएगा। तो जब तक ये दो चीज़ें सही नहीं होंगी उस वक्त तक हम किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकते। आपका कहना है कि गवर्नमेंट को पहले तो प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए और उस प्रायोरिटाइज़ में भी ये देखना है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हमारी जो डायरेक्शन पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। और दूसरी जो बात आपने कही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब तक ये नहीं होगा हम इस मुल्क की इकॉनमी, इस मुल्क के हालात व्हाट्सोएवर वो हम अचीव नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और टीम वर्क। जब तक ये टीम वर्क नहीं होगा और आपस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तमाम फंक्शनरीज़ की जिन्होंने अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि अभी रिसेंटली IMF के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है और उसकी एक ट्रंच भी जो है हमें आई है, और उसके बाद परसेप्शन ये थी कि हालात जो है वो तेज़ी से जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन चंद दिन तो बेहतरी की तरफ गए, लेकिन उसके बाद फिर डॉलर ने फ़्लाइट जो है वो लेना शुरू कर दी है। और आप क्या देख रहे हैं कि इस IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के, इकॉनमी को इम्प्रूव करने के, और हमारी जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ है, हमारी गवर्नमेंट अगर उनको पूरा करती है
तो अंडर दैट दिस सर्कमस्टांसिस और सिचुएशन हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं? मेरे साहब मैं इस पे IMF पे ये कहना चाहूँगा कि IMF की कंडीशनैलिटीज़ को अगर हम लेटर एंड स्पिरिट पे उस पर कारबंद हो जाएं तो हम 10 साल में तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएंगे। अब ये बात हम आम तौर पे सबसे बुरा हम IMF को समझते हैं। अब IMF कभी नहीं कहता बिजली का रेट बढ़ाएं। IMF कहता है अपना सर्कुलर डेट कम करें। अब सर्कुलर डेट आपका नेट लॉस है डेली का। अब जब तक हम वो नेट लॉस, अब वो कह रहे हैं नेट लॉस कम करें, अब उसका तरीकाकार तो ये होना चाहिए कि आप अपनी जनरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप देखिए, आज हम जितनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तकरीबन 190% ज़्यादा कैपेसिटी के पैसे दे रहे हैं। तो वो कैपेसिटी के पैसे आप, मैं, हर बंदा दे रहा है, जो शायद किसी दौर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वजह से वो पैसे देने पड़ रहे हैं, जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, और आप यूटिलाइज उसको नहीं कर सकते, और वो रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे और मुख्तलिफ अदवार में थे। मैं किसी एक दौर की बात नहीं करूँ, मुख्तलिफ तीन वो पॉलिसीज़ हैं जिनके तहत इस तरह हुआ। अच्छा, अब वो सर्कुलर डेट में तो ये भी आएगा कि आपके यहाँ अगर 58% रिकवरी है, 60% रिकवरी है, तो वो 40% रिकवरी जब तक नहीं होगी तो बिजली का रेट आप बढ़ाते बढ़ाते आज 50 रुपये तो कर दिया, इसको 100 रुपये पे ले लें। अगर आप चोरी नहीं रोकेंगे, लाइन लॉसेस नहीं रोकेंगे, तो तमाम गवर्नमेंट्स आसान रूट लेती हैं। वो गवर्नेंस को बेहतर नहीं करती। वो कहती हैं यहाँ पर शायद कहीं पर उनको कैपेबिलिटी इशू है, कैपेसिटी इशू है, दूसरा उनको पॉलिटिकल इशू है। वो शायद वहाँ से पैसे इकट्ठे कर नहीं सकते, वो लाइन लॉसेस और जो कलेक्शन ऑफ बिल्स को कर नहीं सकते। वो कहते हैं कि इसका सबसे आसान हल ये है कि 8 रुपये यूनिट बढ़ा दो। तो इसमें IMF को नहीं हम कसूरवार ठहरा सकते। IMF आपको डिसिप्लिन करना चाहती है और हम कहते हैं हमने डिसिप्लिन नहीं होना। तो मेरे ख्याल में ये IMF का इम्प्रेशन हमें सही तरीके से देखना पड़ेगा। IMF के पास हम गए थे, वो हमारे पास नहीं आए। वो हमें हमारी मदद कर रहे हैं, प्रोवाइडेड अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन करें। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी IMF ने अपने बड़े सीरियस कंसर्न्स जो है वो शो किए हैं, और जो आप जैसे आप कह रहे हैं गालबन ये उसी की तरफ आपका इशारा है कि जब तक हम अपनी गवर्नेंस जो है वो ठीक नहीं करेंगे, एक तो हालात ठीक नहीं होने वाले। डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपकी बात मैं इसको एंडोर्स करता हूँ कि चोरी कहीं हो रही है और उसके पैसे जो है वो इंडस्ट्री पे कर रही है या आवाम पे कर रही है, जिनके ऊपर ये अल्टीमेटली बर्डन। दूसरी जो बात मैं समझता हूँ कि जो आपने अभी की है कि हमारी जो जब तक हमारा टैक्स कलेक्शन और जो भी यूटिलिटीज़ बिल के अंदर करप्शन, मिसयूज़, कंट्रोल नहीं होगा, अल्टीमेटली अब मेरा यही सवाल है कि हम गवर्नेंस क्यों नहीं ठीक कर पा रहे, जबकि हमारे साथ हमारे जैसे ममालिक और हमारे जैसे हालात वाले ममालिक जो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको मैं बांग्लादेश की मिसाल आपको दूंगा। इंडिया हमारे साथ है, नेपाल है। तो ये मुल्क जो हैं वो अपनी गवर्नेंस को ठीक करके अपनी इकॉनमी को अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम गवर्नेंस को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? नहीं साहब, इसमें एक तो मैं इसको कहूँगा ये एक मिथ है, टैक्स टू GDP रेशो। टैक्स टू GDP रेशो में हमारे रीजन में 2 मुल्क हमसे नीचे हैं, हम दरमियान में फॉल करते हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं। अब मेरा सब इशू ये है कि अगर आप देखिए टैक्स कलेक्शन आज से 12 साल पहले 2.4 से स्टार्ट हुई, आज हम उसको 9 पॉइंट से ऊपर ले गए हैं। आप ये देखिए कि उसके अंदर राइज कितनी आई है। वो टैक्स हमने दिया ना, अवाम ने दिया। और फिस्कल एक्सपेंडिचर में राइज कितनी आई है। अब अगर आप एक्सपेंडिचर को 10 गुना बढ़ा दें और टैक्स को 4 गुना बढ़ाएं और कहें कि टैक्स टू GDP रेशो ख़राब है, तो सबसे पहले तो आप इतने बड़े बिजनेस चलाते, मल्टीपल बिजनेसेस, सबसे पहले एक्सपेंस साइड देखते हैं ना। तो एक्सपेंस साइड कोई नहीं देख रहा, हर बंदा टैक्स टू GDP की बात कर रहा है।
क्या किसी ने ये कहा कि हमारी जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसके अंदर हमने इसको इस तरह बजटाइज करना है? आप ग्राफ ड्रॉ कर लें, हमारा फिस्कल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप मच हायर देन आवर टैक्स कलेक्शन। तो वो ऐसा ही रहेगा। आप जितना मर्जी आप 15 ट्रिलियन कर लें, 20 ट्रिलियन कर लें, अगर आपका फिस्कल डिसिप्लिन नहीं आएगा तो इसका टैक्स कलेक्शन से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इंजीनियर रिजवान अशरफ से है कि रिजवान, आप फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे और आल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्रोसेसिंग के साबका चेयरमैन है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान सेल्फ रिलायंस किस तरह से हो सकता है और इसकी हम किस तरह से अपनी इकॉनमी को जो है वो सेल्फ रिलायंस की तरफ लेके जाएं ताकि हमारी इकॉनमी ग्रो करे, हमारे लोग ग्रो करें और हालात इसके ठीक हों। थैंक यू मियां साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियली अप्रिशिएट कि आपने बहुत ही अहम जो इशू ऑफ द डे है या इशू ऑफ द टाइम है उस पर एक ये लाउंज जो है वो डिज़ाइन किया। देखें, आपने जो शुरू में बात की कि क्या टर्न अराउंड कैसे हो सकता है। जब 1991 में आप अगर इंडिया को देखें तो शायद हमसे भी बुरे हालात थे जो आज हमारे हैं। उन्होंने एक न्यू जो है इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स के 1991 के नाम पे उस वक्त के जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो जो पहले 3 काम उन्होंने किए, पहला काम उन्होंने मियां साहब किया लिबरलाइजेशन, फिर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन। देखें, अभी हमें वो लिबर्टी नहीं है एज अ मैन्युफैक्चरर जो कि होनी चाहिए। अभी हमें ये इम्प्रेशन आता है कि वी आर गोइंग टू बी अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। आपका इंपोर्ट बिल दिन ब दिन बढ़ता जाता है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं है, बिकॉज़ वो जो लिबरेशन है या वो लिबर्टी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होनी चाहिए। उसके लिए टैरिफ बैरियर्स कोई नहीं होने चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को जस्टिफाई होना चाहिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होना चाहिए। और फिर आप देखें कि बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो बिकॉज़ ऑफ द जो हमारी पब्लिक सेक्टर में जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तान स्टील्स की बात करें, PIA की बात करें, रेलवे की बात करें, इवन ये डिस्कोस जब बने थे तब भी उसके पीछे लेटर एंड स्पिरिट यही था कि इसको प्राइवेटाइज़ करें ताकि एक फेयर कंपटीशन हो और एनर्जी जो है उसकी प्राइसेस को कर्टेल डाउन किया जा सके, उसकी जो है चोरी रोकी जा सके, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेस हैं उसको ठीक किया जा सके। तो ये काम चूँकि बहुत बड़ा रेवेन्यू आपका जाता है, अभी इनके डेफिसिट्स यानी अब सर्कुलर डेट की बात हो रही है, एनर्जी की, इसी तरह पाकिस्तान स्टील का बहुत बड़ा गैप है, PIA में बहुत बड़ा लॉस है। तो ये हम लोग तो उसी से बाहर नहीं आ पा रहे। हमें फौरी तौर पे देखें, हम IMF के पास गए हैं, IMF आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो आपको गाइड करता है और वो जो कंडीशंस रखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो ऑब्वियसली वो आपकी वो मैनेजमेंट है, फिस्कल मैनेजमेंट, जो आप किसी यानी एक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो आप इग्नोर करते हैं। पाकिस्तान का मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान का नंबर 1 इशू करप्शन नहीं है, उसका नंबर 1 इशू वो सब्सिडीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में दी जाती हैं और वो उसका बाद में कोई आज तक उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो सब्सिडी जो दी गई हैं उन पे क्या परफॉर्मेंस क्या है, वो बेनिफिट मिला है या नहीं मिला, वो इंसेंटिव जो दिया है उसका जो आउटकम है वो सामने हमारे इकॉनमी की ग्रो में या इंडिविजुअल इंडस्ट्री की ग्रोथ में हमें नज़र आया। फिर मियां साहब आप ग्लोबलाइजेशन देखें, मसलन हम अभी कोई मुल्क दुनिया का मुझे बताएं जो रीजनल ट्रेड के बगैर सर्वाइव कर रहा हो। आपका रीजनल ट्रेड कहाँ है? आपने तो पाबंदियाँ लगाई हुई, यानी आपका रीजनल ट्रेड लेस देन 5% है। अब यहाँ यूरोपियन यूनियन बन रहा है, वहाँ जो नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी है, सब ट्रीटीज़ में जा रहे हैं कि या ये बिज़नेस ट्रीटीज़ हम डिज़ाइन करें और फ्री ट्रेड रखें। यहाँ पे हम
रीजनल ट्रेड में, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन में हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। फिर दूसरा जो आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और डॉक्टर साहब ने भी, गवर्नेंस। हमें गवर्नेंस गुड नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चाहिए। देखें, आज तक आपकी जो एक कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पे, आज तक पावर शिफ्ट नहीं हुई। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से सारे मसाइल हैं। हर कोई चाहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन के पूरी तरह इस मुल्क को कंट्रोल करके रखूं। चीफ मिनिस्टर चाहता है कि मैं कंट्रोल करके रखूं। हालांकि ये जो हमारे लेजिस्लेटिव जो असम्बलीज़ हैं, इनका काम गली मोहल्लों की सियासत नहीं है, वो तो आपकी लोकल गवर्नमेंट का काम है, जो सारा काम हमारी नेशनल असम्बली और प्रोविंशनल असम्बलीज़ कर रही। तो जब तक ग्रास रूट लेवल पे बेसिक डेमोक्रेसी पूरी तरह इन्फोर्स नहीं होगी विद फुल फाइनेंशियल इकोनॉमी। देखें, अब फैसलाबाद के लोग अगर आप समझते हैं कि फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है वो, और जो पॉलिटिकल जो आप समझते हैं कि डाउन दी लाइन जब तक ये चीज़ नहीं होती तो हमारी इकोनॉमी जो है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर सकती। बिल्कुल, उसमें आपकी वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो नहीं सकती। देखें, आपने वो डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात की है कि इकोनॉमी और जो आपकी पॉलिटिक्स है उसको देखना होगा कि किस तरह चलाना है। पॉलिटिक्स तो चलेगी आपकी ग्रास रूट पे। ये आपकी जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, आपको अगर फाइनेंस है तो फेडरल सब्जेक्ट है, उसने डिसाइड करना है कि हमने मैक्रो इकोनॉमी को कैसे चलाना है। लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमी में आके हर चीज़ फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आके ये देखेगी, अब आप शहर है हमारा, मैं समझता हूँ अगर यहाँ मेयर हो, उसके पास फाइनेंशियल इकोनॉमी हो, शहर को बिल्ड करने की कैपेसिटी हो, तो लोगों को पता है कि मैंने 5 साल या 4 साल बाद इस बंदे का गिरेबान पकड़ना है, इससे काम लेना है। मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिस्टम जो है वो जिस तरह से एक लॉन्गर रन के लिए यहाँ पे नहीं इस्टेब्लिश हुआ, जो कि एक वन ऑफ द फैक्टर है हमारे मुल्क की इकोनॉमीज़ जो है उसको। उसकी बुनियादी वजह सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। आप पावर को डिल्यूट कर दें, कोई ऊपर जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि जी यहाँ टग ऑफ वॉर हो या आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ें या कुछ करें। फिर हर कोई मेयर के लिए यहाँ बैठेगा कि यार मैंने, और वहाँ पे पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, ना दुनिया में है। आप जहाँ देख लें, अब जब ये अमेरिका में 9/11 हुआ तो वहाँ का मेयर को हर कोई जानता था, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का तो कोई नाम ही नहीं था। वो रूडी जुलियानी जिसने सारा वो किया, और हर बंदा वो वेंट टू द मेयर। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की, शहर की अपनी पुलिस है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सारा सेटअप है, सारी चीज़ें। तो अब यहाँ हर चीज़ कंट्रोल होती है सेंट्रली, और वहाँ से मियाँ साहब वो फिर डिलीवर नहीं हो सकता। जो है वो डेवोल्यूशन में जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मेयर होता है, और उसी को फिर जो है वो कंफर्टेबल होता है और एक्सेस होती है पब्लिक की, लोगों की, सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश होता है। जो रिजवान साहब कह रहे हैं उसी का एक मॉडल मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में दिया। मैंने कहा आप फैसलाबाद को ऑटोनमस कर दें एज एन एग्जांपल, इसको जिसकी जुरिसडिक्शन डिफाइन कर दें, जितना फॉरेन डेट हमारे ज़िम्मे आता है हमारे ज़िम्मे डाल दें, और जो हमारी टैक्सेशन है उसमें एक परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आप ले लें अपने आप को रन करने के लिए। जितना आप हमें सर्विस देंगे उतने पैसे आप हमसे ले लें। ये मॉडल डॉक्टर साहब आपने ये कहा है या दिया? उनको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया, और मैंने कहा जी कि हम अपना लोन पे करेंगे, उसके बाद IMF का इतलाक हमारे ऊपर नहीं होगा, और हम अपना लोन पे करेंगे। तो और इसको आप ऑटोनमस कर गए। उन्होंने, खैर मुझे इसका जवाब एक मुस्कुराहट की शक्ल में मिला। वही है ना कि कोई भी ऑटोनमस बॉडीज़ जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करें। ऑटोनमस जो है वो जब हो जाए अदारे और सिटीज़, तो आपका ख्याल है कि इस मॉडल पे जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके पे गवर्नेंस जो है जी, गवर्नेंस तभी होगी। अज़र आप बताइए कि SMEs के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उनके लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर SME का अभी पिछले दिनों बजट में उन्होंने इसकी जो लिमिट थी वो गालबन 40 लाख से 80 लाख कर दी, और उन्होंने बड़ी अच्छी इसको ये स्टेप लिया है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये सफिशेंट है, और SMEs को ग्रो करने के लिए क्या गवर्नमेंट अपना और मज़ीद फ्रेमवर्क जो है वो डिसीजन मेकिंग करे?
मैं डायरेक्टली उस पर आता हूँ कि क्या हो सकता है, बजाय इसके कि हम जो रोना धोना था वो है। सबसे पहले तो जो 40 से 80 की तरफ गए हैं, ये भी आपके फैसलाबाद चैम्बर पिछले साल से मुसलसल इसको फॉलो कर रहा था, अपूमा इसको फॉलो कर रही थी, और ये फैसलाबाद से इनिशिएट हुआ है, अपूमा की मेहनत से और फैसलाबाद चैम्बर की मेहनत से, कि डॉलर के रेट से तो कम से कम उसकी अमाउंट को एडजस्ट किया जाए। तो उसको बड़ी अब आके ये कोई 1 साल लगा इसको एडजस्ट होने में, और ये एडजस्ट हुआ। सेकंड जो बात फैसलाबाद चैम्बर ने पिछली बार भी उठाई थी, इसको जिसको कंटिन्यूटी के बाद स्टेट बैंक में जो लैंडिंग्स थी, जो क्रेडिट लैंडिंग्स थी, वो ज़्यादा कॉर्पोरेट में या LSM में चली जाती थी। तो उसमें लैंडिंग्स फिर बाउंड की गई कि इतनी लैंडिंग्स जो है 20% या 30% से 40% पे ले गए, या 30% लैंडिंग्स जो हैं वो SMEs को जाएंगी। वो हो तो गई हैं, मगर वो अभी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। स्टेट बैंक हैज़ टू ऑडिट दैट, कि दिस हैज़ टू मेक श्योर कि वो SMEs तक ही पहुँचे, और वो बीच में मुझे पता है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बन जाती हैं, लेकिन जब मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आता है ना, और कंप्लायंस आता है, वो बहुत पुअर होती है। आई डोंट नो कि वो कम्युनिकेट नहीं होता, वो स्पिरिट नहीं होती, उसको फॉलो नहीं करते, उसके अंदर जो आई वुड से कि जो इंटेंशंस जो होती हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं नीचे। तो वो जो अच्छी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो उन्होंने बनाई होती हैं, वो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, और जो उसकी जो है ना फ्रूट और फ़ायदा वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ये सब इसको देखें ना, ये सबसे आसान है, बैंक्स को स्टेट बैंक मॉनिटर करना सबसे आसान काम है, इसमें कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो ये प्रॉपरली इसको होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, SMEs के हवाले से देखें, जब तक आप एक्सपोर्टर्स नहीं बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। TDAP इस वक्त क्या कर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में है, एक्सपोर्टर बढ़ाने के चक्कर में नहीं। तो जब तक आप इंडस्ट्री 5.0 के बाद, अगर आपने इंडस्ट्री 5.0 को थोड़ा सा देखा हो कि जब तक आप SMEs को ग्रो नहीं कराएंगे, उस वक्त तक अब मुल्क नहीं चल सकते। अब इंडस्ट्री 5.0 की जो कंप्लाइंसेज आएंगी, चीज़ें और बाकी आगे आती चली जाएंगी, आप देखेंगे। उसके लिए मेरा ऐसा बड़ा सिंपल सजेशन है कि TDAP जिस तरह एग्जीबिशंस होल्ड करता है, इसकी SME एग्जीबिशंस होनी चाहिए। वो हमारे पास कई मिसालें हैं, हम उनको रिटन, हमारी डॉक्टर साहब से बात भी हुई है, इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट को रिटन फॉर्म में भी ये डॉक्यूमेंट यहाँ से देंगे कि इसको दूसरे मुल्कों ने कैसे अडॉप्ट किया। इसकी मार्केटिंग भी उन मुल्कों में जाके फिर एज ए SME एग्जीबिशन के तौर पे की जाती है, ताकि आपके पास मीडियम और लोअर मीडियम कस्टमर आए। आपको कस्टमर ब्रांड बड़े कस्टमर चाहिए ही नहीं होता, उसके अंदर आपको उसी कैपेसिटी का कस्टमर चाहिए। मैं समझता हूँ जैसे आप बता रहे हैं कि फैसलाबाद चैम्बर ये जो मॉडल बना कर गवर्नमेंट को सजेस्ट करने जा रहा है, मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स, तमाम ट्रेड बॉडीज़ जो कि एपेक्स बॉडीज़ हैं सारी, A क्लास जिसे कहा था, अगर वो सब ये सजेशन देते हैं वो, लेकिन उनको वो प्रॉब्लम्स की साथ साथ वो इसका सलूशन भी दें, और वो सलूशन डूएबल हो और एक्सेप्टेबल हो गवर्नमेंट को, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी हेल्प है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को, कि वो डूएबल हो, एक्सेप्टेबल हो, ताकि इससे वो हम बेहतरी की तरफ जा सकें। देखिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, दुनिया सारी में आप देखें एक शार्क कम्युनिटी होती है, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो फिर जो आइडियाज़ हैं SMEs के या जो बिजनेसेस हैं, उसमें वो ख़ुद भी इन्वेस्ट करते हैं। और वो चूँकि SME फ्रॉम 0 to 10 तो जा सकता है, 10 to 100 जाना इतना आसान नहीं है। वो फिर वही जो शार्क कम्युनिटी होती है, फिर वो जिस तरह शार्क टैंक्स, ये प्रोग्राम्स भी चलते हैं सारी दुनिया में, यूनाइटेड से, अब इवन इंडिया में हमारे नेबरिंग, वहाँ पे भी SME को एक सपोर्ट जो है वो जो बड़े हैं बिग प्लेयर्स हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब ये है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं अपने बिजनेस को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके, और फिर हम आउटरीच नहीं करते कि नए कॉन्सेप्ट, नए बिजनेसेस में खुद जाके इन्वेस्ट करें। यानी अब एक एक कंपनी जो वर्थ है, अगर वो सपोज़ 100 मिलियन तक की वर्थ बना ली है किसी कंपनी ने, तो उसके अगर 5% शेयर कोई बड़ी कंपनी लेगी तो उसकी वर्थ जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उस कंपनी की, छोटी की।
उससे फिर एक स्ट्रेंथ मिलेगी छोटी कंपनीज़ को, एक मोटिवेशन मिलेगा और फिर वो डिलीवर भी करेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। ये भी थोड़ा सा हमें एज अ बिज़नेस कम्युनिटी जो बड़े लोग हैं उनको इस चीज़ में भी सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, एसएमईज़ की बात हो रही है, मेरे ज़हन में एक और बात आई है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है डॉक्यूमेंट इकोनॉमी और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स एज़ कम्पेयर टू अवर नेबरिंग कंट्रीज़, एज़ कम्पेयर टू ऑल अराउंड। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत नीचे है। तो आप क्या समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इकोनॉमी का जो बोझ है वो सब का सब उन लोगों के पास है, उस इंडस्ट्री के पास है, और उन्हीं के टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। कभी सुपर टैक्स उन्हीं पे लग जाता है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो आप जो है गवर्नमेंट जो है वो टैक्स पेयर्स बढ़ाने में इतनी सक्सेसफुल नज़र नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है? आफ्टर ऑल क्यों नहीं हम वो तमाम मैं समझता हूँ कि हमारी जो डॉक्यूमेंट इकॉनमी से कहीं ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का है पाकिस्तान। मियां साहब, अगर हम सीड स्टेज पर जो कंपनीज हैं उसको तो हम सोचेंगे वहाँ से पैसे नहीं आने, हमने बच्चों को प्रमोट करना है, तो वहाँ पर अगर हम थोड़ी फंडिंग सब कर लें और फिर वेंचर की स्टेज के पे जो सीरीज़ ए में, तो वहाँ पर फिर जो करना चाहे वो कर ले। तो वो इसको इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। और आप यू वर पार्ट ऑफ कि उसकी जो ओपनिंग मीटिंग थी उसका आप हिस्सा थे। अब आपने जो फरमाया ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, देखिए ऐसा कितना आसान है एक बढ़ई के लिए कि एक ड्रिलिंग वो कर रहा है, अब आप उसको कह रहे हैं कि इस ड्रिल को बाहर निकालो, ऐसी सॉफ्ट जगह ढूंढो जहाँ सुराख हो सकता है और उसमें ड्रिल करो। उसके लिए कितना आसान है उसी ड्रिल को मज़ीद डीप कर दे। तो वो ब्रॉडनिंग नहीं करते, वो डीपनिंग करते हैं टैक्स की। और ये इन्हीं अल्फाज के साथ मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ बात हुई है कि वो दौर कब आएगा, और वो उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। मैंने उनसे ये कहा कि कब तक पाकिस्तान मिडल मैन के झंझट में पड़ा रहेगा। हमारा फार्मर, आप कहते हैं, उन्होंने कहा जी 2800 अरब रुपये इस बार फार्मर के पास चला गया, वी आर हैप्पी कि रूरल इकोनॉमी। मैंने कहा जी वो 2800 अरब रुपया शायद मिडल मैन के पास चला गया, फार्मर ने तो अपनी बच्ची की शादी कर ली और पेस्टिसाइड और उस बेचारे ने तो फसल लगाने से पहले ही बेच दी थी। तो जब तक वो मिडल मैन पहले वो वहाँ पर आता है, उसके बाद वो पेस्टिसाइड के सप्लायर के फॉर्म में आ जाता है, फिर वो आढ़तिये की शक्ल में मंडी में आ जाता है, फिर उसके बाद वो हमें यान सप्लाई करने के लिए यान मार्केट में पहुँच जाता है। तो जब तक इस मिडल मैन, गेम तो सारी मिडल मैन की है, तो वो मिडल मैन जब तक आपके काबू नहीं आएगा, अब आप उसको करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, डेटा में सब मौजूद है, डेटा बहुत डिटेल में मौजूद है। और ये मैं आपको इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि इनके पास टारगेटेड डेटा मौजूद है। अब आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, इसको मैं पॉलिटिकल विल कह रहा हूँ। आप देखिए कि 3000 रुपये का फैसला इनसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो इन्होंने रिटेलर पर टैक्स लगाया, आप बताइए कि अगर 100 रुपया दिहाड़ी का अगर रिटेलर नहीं दे सकता तो वो क्या काम कर रहा है वहाँ पे। तो अब मुझे बताइए, वो एक इशारे पे उसको वापस ले लिया गया। तो जब आप इस तरह की, इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी पॉलिटिकल है। तो जब हम पॉलिटिकल रहेंगे फैसलों में और इक्विटेबल टैक्सेशन नहीं होगी, मेरे साथ 20% GDP में मैन्युफैक्चरिंग की कंट्रीब्यूशन और 60% टैक्सेशन ये देती है। तो जब तक ये इक्विटेबल नहीं होगी, ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी स्टैटिस्टिक्स है कि 20% जो है GDP में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग की है, 60% टैक्स दे रही है। एग्रीकल्चर की 22% GDP में कंट्रीब्यूशन और 1% टैक्स दे रही है। अब आप ये बताइए, उसके बाद रिटेल की कंट्रीब्यूशन मैं आई विल कम बैक अगेन टू दी माय क्वेश्चन पर्टिकुलरली प्रिसाइजली कि आपने अभी बात की कि डेटा मौजूद है, सब कुछ है, पता है, क्यों नहीं हो पा रहा है? इज इट ओनली द पॉलिटिकल विल, या हमारा क्या इसमें हिंड्रेंस क्या है कि हम अभी तक जो हमें नज़र भी है सरफस पे है सारा काम, डेटा आपने कहा मौजूद है और अभी तक कर नहीं पाए। मैं बाय द वे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशंस के मुताबिक मैं पूरे पाकिस्तान में टैक्स ब्राउनिंग कमेटी का चेयरमैन था
और जिसके जो सेक्रेटरी FBR जो है वो मेरे इस कमेटी के 20 सेक्रेटरी थे। तो मैं भी इसी एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ कि डेटा मौजूद है, लेकिन वो डेटा जो मौजूद है हर चीज़ का, उस डेटे के होने के बावजूद आफ्टर ऑल क्या वजह है कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके? उसमें एक तो कैपेसिटी है और एक विल है। सबसे पहले तो विलिंगनेस है जी, और अब तो डेटा के बाद में सब सिस्टम्स भी मौजूद हैं। यही चीज़ मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप आजकल प्रेसिडेंट हैं और इन सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और FBR है, तो आफ्टर ऑल ये हम इनको बना, जितने सिस्टम्स मौजूद हैं हम इनको मुकम्मल सिस्टम बना के दे सकते हैं जिसमें टीका तो लगेगा, दर्द नहीं होगी। ऐसा तरीकाकार बना लेना। इनका ये ख्याल है कि दर्द होगी। अब मैं सब पहली दफ़ा जब आप किसी को पेशेंट को पहला टीका लगाएंगे, अब उसका 12-20 टीकों का कोर्स है, उसमें तो उसको दर्द होगी, पर अगले दिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। तो फिर ये जब तक आप वो नहीं करेंगे, अब आपका ये ख्याल है कि जब वो हमने पहला इंजेक्शन लगाया तो वी विल लूज हिम, और हम वो जत्थे के जत्थे लूज कर देंगे। तो अगर सबका ऐसे ही ख्याल, और रिजवान साहब ने जो 91 की बात की इंडिया, ये बड़े दुख की बात है जो मैं अब करने लगा हूँ। आपने बड़ी रेलिवेंट एग्जांपल दी है कि हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो उसको दर्द होगी, और अगर ये 3 माह का 4 माह का कोर्स है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको पता है कि हर रोज़ हर नए दिन पिछले दिनों में ख़ास तौर पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। उसका मतलब ये है कि आदमी मर जाए लेकिन उसको टीका लगा के सर्वाइवल की एफर्ट जो है वो ना की जाए। मुझे आपकी इस बात से ये एकदम ज़हन में चीज़ आई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करने की ज़रूरत है। वाई नॉन फाइलर? व्हाट इज दिस नॉन फाइलर? तो क्यों नॉन फाइलर नाम की टर्म क्यों एग्जिस्ट क्यों करती है? हम खुद ही मौका देते हैं ना कि आप फाइल ना करो, आप नॉन फाइलर रहते हुए भी ये काम कर सकते हैं। तो वाई दिस एग्जिस्ट? ये सब इंटेलिजेंट टैक्सेशन चाहिए। अभी ना डम टैक्सेशन है, एक बिल्कुल डम है, बिल्कुल एक सीधे हाथ का जो पुराना, आज से 30-40 साल पुराना फरसूदा निज़ाम है, बिल्कुल डम टैक्सेशन है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि बिजनेस में क्या चेंजेस आ गई हैं इस टैक्सेशन से। ये सब आइडियली देखें, फिलोसॉफिकली टैक्सेशन गवर्नमेंट जो है वो, अब तो 3 बातें, बड़ी विल नहीं है जी, कैपेसिटी नहीं है, नहीं कॉम्पिटेंसी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही कैपेसिटी तो होगी, कैपेसिटी का इशू भी है, कैपेसिटी का इशू है ये बात का इशू। देखें, अगर नालायक लोग काम नहीं कर रहे तो कैपेसिटी का इशू तो आ गया ना जी, कैपेसिटी का इशू है। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको दूं कि जो हमारी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, ये फील्ड फॉर्मेशंस 90% ऑफ FBR स्टाफ है, और ये 10% टैक्स कलेक्ट करते हैं, और 90% टैक्स ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है। आपने डॉक्टर साहब आपने गवर्नमेंट को FBR को प्राइवेटाइज करने और इसको वो जैसे लीज करना और प्राइवेटाइज करना, बाकी जैसे बेशुमार जगहों पे बाज़ औक़ात जो कलेक्शन है उसको आप कर देते हैं, एग्रीमेंट को क्या वो लीज़ कर देते हैं या आउटसोर्स कर देते हैं। तो क्या ये इस किस्म की कोई एग्जांपल या इस किस्म की कोई एफर्ट या इस किस्म का कोई सजेशन या मॉडल नहीं है कि वो इसको कर दें और कमिट कर लें कि इतने पैसे जो हैं ये कलेक्ट हो सकते हैं? मेरे साथ बाहर एयरपोर्ट्स, मैंने USA में ऐसे एयरपोर्ट्स देखे हैं जो मुकम्मल तौर पे उनकी सिक्योरिटी भी आउटसोर्स हुई, सिक्योरिटी जहाँ पर के आप नहीं सोचते कि फेडरल एजेंसी नहीं होगी, तो मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी भी आउटसोर्स हुई है। मगर ये जब तक अपने बंदों को हमको कि अब हमारा रीसेंट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप यकीन करें मेरे साथ इतने सीनियर लेवल पे लोग ऐसी बात करते हैं कि हमें समझ नहीं आते कि वो कौन सा तरक्याती निज़ाम है जिससे यहाँ इस सीट पर ये पहुँच के, और अब ये कानून बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और यही वजह है कि वहाँ पे हमें कॉम्पिटेंसी की, एक्सपोजर की, अवेयरनेस की, और वो जो स्टेट ऑफ आर्ट जो एक नॉलेज होता है, और इंटरनेशनल जो लोग और मुल्क तरक्की कर रहे हैं उनसे लर्निंग या नॉलेज की कमी जो है वो हमें वहाँ से। अज़र क्विकली मुझे ये बताएं कि IT इंडस्ट्री जो है
उसका क्या हाल है। बाकी दुनिया ने आईटी से बहुत कुछ कमाया, बहुत उसको ऊपर ले गए और इकॉनमी की ग्रोथ में इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया और ये बड़ा अपकमिंग सेक्टर है। लेकिन पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को उस तरह से अवेल नहीं कर सका जिस तरह से इवन हमारे जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने किया। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। सराउंडिंग कंपनी में इंडिया से तो हमारा मैच ही कोई नहीं है ना। उनकी तो एक्सपोर्ट जो है वो 245 बिलियन से भी क्रॉस कर गई, क्योंकि वो इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी को जितना सऊदी ऑयल को कर रहा है। 245 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनकी आईटी एक्सपोर्ट टच कर रही है इस वक्त। 280 मिलियन पे तो इस वक्त बांग्लादेश भी पहुंच गया आईटी की एक्सपोर्ट में जी। और वो दे आर नाउ दे सेड बाय 2035 वी विल बी द टेक कंट्री बांग्लादेश। सो दिस इज द विजन वी नीड एक्चुअली। अब आईटी में अगर हम देखें हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीलांसर्स पैदा कर रहे हैं जो आईटी में लेबर कहलाती है। जिस तरह हमने यहाँ पर वो ईंटें और सीमेंट वाली लेबर सारी दुनिया में भेज के हम रेमिटेंस कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह हमने आईटी में भी एग्जैक्टली फ्रीलांसर्स को पैदा करके उसकी लेबर को पैदा किया है। हम यूनिवर्सिटी के करिकुलम सीधे करने को तैयार नहीं है। HEC से वो वाले कोर्सेज हम इंक्लाइन नहीं कर पा रहे जिनको लेके हमने एक्सपोर्ट्स को रियल टाइम जो है वो ब्रीड तैयार करनी है जिसने $20 $40 पर आवर लेना है। एक तो ये बात है। सेकंड जो अभी तक गैप है, जो लोग हमारे यहाँ आईटी में और इन्वेस्टर में गैप बहुत है। इन्वेस्टर डरता है कि अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो आईटी वाला जो है वो कल को भाग गया तो मेरी इन्वेस्टमेंट गई, क्योंकि एक डब्बे के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है ना। इसमें टेंजेबल तो कोई चीज़ सामने नहीं पड़ी, सारी इंटेंजेबल काम हो रहा है। और उसके बाद आईटी वाला जो एक्सपर्ट है, उसको सिक्योरिटी नहीं एक्सपर्ट जो है वो ये कर रहा है, एक्सपर्ट जो है वो काम कर रहा है और वो ये डर रहा है कि इन्वेस्टर ने हाथ रोक दिया तो मेरा क्या होगा। प्रोफेशनली या लीगली कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है कि मैं उसको बाउंड कर सकूं और अपनी सिक्योरिटी, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकूं। यस। तो जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की थोड़ी देर पहले जॉइंट वेंचर, इसकी वेंचर कैपिटल्स की, इसका एक हल वेंचर कैपिटल है, जिसको हमने पिछले साल भी कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश की लोगों को कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। ये इसका हल ये है, वेंचर कैपिटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लोकल वेंचर्स को उठना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। अगर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको इस प्ले गेम में आना होगा और वेंचर कैपिटल्स के थ्रू जो है ना सीड मनी और फिर इसको आगे लेके चलना होगा, ताकि उनकी जो खौफ है उनका वो निकल सके कि जो स्केरी है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईटी की एजुकेशन स्किल के लिए जो आईटी कॉलेजेस हैं या आईटी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सफिशेंट है और गवर्नमेंट को इसको इनकरेज कर रही है और इसको लिबरलाइज जो बात कही रिजवान ने, गवर्नमेंट तो बहुत इनकरेज कर रही है। हर चीज़ वो इतना कंट्रोल करके रख रहे हैं कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे। मुझे पता है कि मैं अब बहुत पुरानी बात कोट करने लगा हूँ। जापान टोक्यो 3000 यूनिवर्सिटीज़ इन वन सिटी। उन्होंने वर्टिकल जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं। यहाँ पे अजीबोगरीब किस्म की जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ है कि वो लोग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आते नहीं हैं और यूनिवर्सिटीज़ बनती नहीं है, और उन्होंने इतनी बना ली है बड़ी रैशनल तरीके से, और वो फिर वो देखें वो कौम कहाँ से कहाँ कैसे तरक्की कर गई है। ऐसे ही देखिए सर, यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत बननी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। रिजवान मुझे ये बताएं, जी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है ब्रेन ड्रेन का। जी, इस पे मैं इंजीनियर रिजवान अशरफ से पूछता हूँ कि आप क्या देखते हैं और कैसे मुल्क जो है हमारा अभी जो है वो कोई 12 लाख प्रोफेशनल्स जो है वो इस मुल्क से बाहर चले गए हैं और हमारा ये फिर अगेन बड़ा लॉस है ब्रेन ड्रेन का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि मेरे सेशन के जितने भी इंजीनियर्स थे हम उसमें, यानी 89 का ग्रुप है। तो उसमें आपने थोड़ा मुहतात फिगर का है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मोर देन 50% जो हमारे बैच के दोस्त हैं वो सारे कहीं ना कहीं दे आर डूइंग जॉब्स आउटसाइड द कंट्री, और उसमें ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में या इधर नॉर्थ अमेरिका में और कुछ ऑस्ट्रेलिया में।
तो ब्रेन हो या कैपिटल हो मियाँ साहब, वो उसी वक्त ड्रेन होता है जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। यानी अब यहाँ से ब्रेन ड्रेन से स्टार्ट होनी शुरू हुई थी बात, अब कैपिटल ड्रेन पे आ गई। अब लोग ये सोच रहे हैं, वो लोग जो वेल ऑफ हैं, कि कोई सेकंड ऑप्शन देखी जाए, कहीं जाया जाए, क्योंकि आपको बड़ी एक ब्लीक पिक्चर नज़र आ रही है। फ्यूचर कोई ऐसा वो नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का टर्न अराउंड होगा, हम भी कोई बड़ी पावर बनेंगे, कोई डेवलप्ड नेशंस में हमारा भी कभी नाम आएगा। आप देखें कि हमने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन कभी भी कनाडा या नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से नहीं करूँगा। मैं करूँगा अपने रीजनल, जो हम 47 में जो हमारे साथ जिन लोगों, जो मुल्क आज़ाद हुए, कि वो कहाँ खड़े हैं, उनका जीडीपी कहाँ पे है और हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारा जीडीपी ग्रोथ कहाँ पे है ना। यहाँ पे सिंस इंडिपेंडेंस आप देख लें कि कोई ऐसा सिस्टम प्रिवेल नहीं कर रहा कि जो एक पुख्तगी के साथ उभर के सामने आए। एक्सपेरिमेंट्स होते रहे और उसी वजह से सम टाइम कभी मार्शल लॉ आता है तो उसकी वजह से लोग बाहर निकल जाते हैं। कभी कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज आती हैं जो बहुत ज़्यादा वेंडेटाइज करती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को हरासा करती, फिर भी लोग बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। कभी यानी एक आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, आपकी जो एलीट है, जो आपकी बिज़नेस एलीट है, ना वो कॉन्फिडेंस है आपकी इंटेलिजेंसिया के पास कि लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक स्मूथ सेलिंग से एक तरफ आपकी इकॉनमी भी ग्रो कर रही है, आपकी अपनी यानी सेल्फ इकॉनमी भी ग्रो कर रही है और मुल्क की इकॉनमी भी ग्रो कर रही है। अभी आपने टैक्सेशन की जो बात की, देखें ये इतनी बड़ी कोएर्सिव यानी ये करते हैं, जो एक्शंस करते हैं कि हाइपोथेटिकली आपको लिख देंगे कि जी आपकी ये सेल है, आपने ये कंसील कर लिया, ये टैक्स बन गया। हाइपोथेसिस पे चल रहा है जी, हाइपोथेसिस के बजाय टैक्स वो फिर वो मजाक उड़ाता है, नहीं है बल्कि हरासमेंट है। वो जो टैक्स नेट में नहीं है वो आपकी तरफ देख के बड़ा खुश होता है कि हाँ जी देखें आप और टैक्स दें और टैक्स नेट में आए। वो मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ता है आपका, मैं कितना सुखी हूँ और कितना आराम से बैठा हूँ, देखो मेरी ग्रोथ देखो, मेरा सब कुछ देखो। तो जब इस तरह का कल्चर आप रखेंगे, मसलन आप कल्चर तो ऐसा ही है, ऐसा कल्चर होगा तो जो टैक्स में है वो रो रहा है, और जो टैक्स में नहीं है वो हंस रहा है, वो हंस रहा है। तो वो उसे पता है कि एंड ऑफ द डे क्या है, मैंने जो पैसा बनाया उसमें से चंद एक पैसा दूंगा और मेरा काम ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपसे क्विकली ये है कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है। उसकी क्या वजह है कि हम अपनी ज़राअत में भी वो तरक्की नहीं कर पाए जो कि बाकी ममालिक में, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि हमारे बिल्कुल साथ जो मुल्क है, अगर उसका 1 एकड़ यहाँ पे 40 से 50 मन गंदम दे रहा है तो साथ वाला 80 मन गंदम दे रहा है। आपके पास भी इसके स्टैटिस्टिक्स हो। तो आफ्टर ऑल उसकी क्या वजह है, क्या है इसमें, कौन सी जगलरी है या इसमें कौन सी मंतक है कि हमारे यहाँ ये वो नहीं ग्रो हो रही प्रोडक्शन, जो कि साथ वाले मुल्क के अंदर जो वही ज़मीन जो है वो उतनी ग्रो कर रही है, यील्ड दे रही है, प्रोडक्शन है। तो इसकी 2 रीजंस हैं मेरे। पहली रीज़न ये है कि 88% लैंड होल्डिंग इन पाकिस्तान इज़ अंडर 10 एकड़। तो 10 एकड़, सॉरी 88% जो लैंड है हमारी, वो लैंड होल्डिंग वो 10 एकड़ से कम है। अब 10 एकड़ वाला तो छट्टे से ही बिजाई करेगा। 10 एकड़ वाला तो ट्रैक्टर नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता। वो एसएमई वाली बात आ गई कि वो 10 एकड़ से कम 88% अगर है। 88%, हाँ जी। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 60s के अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा जी कि हमने इसको एज इंडस्ट्री ट्रीट करना है। अब उसके अंदर क्या हुआ कि लोग कंसोलिडेट कर गए और कोऑपरेटिव फार्म बन गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज
जी। का जो सक्सेसफुल मॉडल और कंसेप्ट मैंने वहाँ देखा है, और देखा मैंने उनके जो गांव हैं उनमें इतनी इतनी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं कि वो एक पूरी पूरी शुगर मिल चला रही हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। वहाँ बहुत सक्सेसफुल मॉडल है जो आप बात कर रहे हैं, जिसको मैंने खुद विटनेस किया है। और ये वो चीज़ है जो 10 एकड़ से कम जिनकी लैंड है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन जाए, उसको इंटरेस्ट ही नहीं तो है। वो मिलके 10 एकड़ से उससे क्या मिलना है, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ और काम कर रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने पेटी पे जगह दी हुई है। तो आप वो कोऑपरेटिव फार्मिंग जब तक नहीं करेंगे, और उसकी एक पीछे वजह ये है कि हम लोग मिलके काम नहीं करते। ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है। तो अगर हम सिर्फ अब उसको आर्मी ने एक वजीरिस्तान की साइड पर एक मॉडल क्रिएट किया था आज से 5-6 साल पहले। उन्होंने एक कोऑपरेटिव फार्मिंग के वजीरिस्तान वाली साइड पर, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। मगर दिस वाज लाइक 7-8 साल पहले की बात। कहाँ पे? ये वजीरिस्तान के एरिया में, शायद फाटा था, मैं सब सॉरी फाटा का एरिया था। और उन्होंने एक मॉडल क्रिएट करके दिया, और उसकी अब अगर जब तक हम कोऑपरेटिव फार्मिंग पे नहीं जाएंगे और इसको इंडस्ट्री करार नहीं देंगे, हमने तो ये जागीर करार दिया हुआ है, इसको इंडस्ट्री करार देना पड़ेगा। तो आप देखिए कि एवरेज लैंड होल्डिंग कहाँ पे चली जाएगी। आज आप मैं सब बाजार से ऑरेंज जूस खरीदें, यूएसए का, उस पर लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड बाय द कोऑपरेटिव्स ऑफ फ्लोरिडा। सो उसके बगैर ये सिर्फ हमारे यहाँ थोड़ी हुआ है, सारी दुनिया में लैंड होल्डिंग बाय वर्च्यू ऑफ सक्सेशन कम हुई है, एक नेचुरल प्रोसेस है। मगर उन्होंने उसको अपनी राइट गवर्नेंस एट द राइट टाइम से उसको मैनेज किया। सो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी और ना ही आज है। आज हम ये सब 50% यील्ड पे हैं और हम इससे भी नीचे चले जाएंगे। और ये आप ये देखिए कि आज दुनिया वेस्ट के अंदर और इजराइल सबसे आगे है, मगर वेस्ट के अंदर भी क्रॉप पर ड्रॉप का कॉन्सेप्ट है। वो ये कहते हैं कि एक कतरा पानी का कितना यील्ड है उसकी। सो वो उन्होंने क्या किया हुआ, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर रख दी है। अब हम तो इकोनॉमिक्स पे चलते नहीं है, 70% पानी हम ज़ाया कर देते हैं कि हमारी कैनाल्स लाइन नहीं है, फिर मोगों पे लड़ाई हो जाती है। तो 4 गवर्नेंस के निज़ाम है सिर्फ पानी में। अब आप ये देखिए कि उसके बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ जो पानी की कमी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लाहौर के नीचे जो एक्वाफर था, जो हमने हर जगह सोसाइटी बनाकर तो उसके अंदर पूरा पेव कर दिया, कहीं से पानी नीचे जाने की जगह नहीं है। आप आज लंदन लैंड करते हैं, किसी भी मुल्क में लैंड करते हैं, तो आपको ऊपर से 50% 60% एरिया ग्रीन नजर आता है। मगर हमने कहा नहीं, हम तो भाई सीमेंट बिछाएंगे, तो हमने सीमेंट बिछा दिया। आज आप कसूर से शुरू होकर वजीराबाद तक आपको ओपन लैंड नहीं मिलती। जो लाहौर के अंदर पानी है, आप देखिए कि हम 20 साल पहले 50 फुट पे पानी था, आज वो 300 फुट पे 250 फुट पे चला गया। जो एक्वाफर हमने लूज किया है, दैट इज द साइज ऑफ 2 दयामर भाषा डैम्स। हम दयामर भाषा डैम के पीछे चढ़े हुए हैं और 2 दयामर भाषा डैम हमने लाहौर के नीचे लूज कर दिए। अब आप देखिए इनजुडिशियस यूज ऑफ वाटर, वीट है, अगर हम उसको 5 पानी, कहीं 4 पानी लगते हैं, कहीं 5 लगते हैं, अगर उसकी मैनेजमेंट 1 पानी की कर ली जाए, और 1 पानी इज ऑल्सो इक्वल टू दयामर भाषा डैम। तो ये सारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं इस मुल्क के साथ। डॉक्टर साहब, ये क्वेश्चन मेरे पूरे पैनलिस्ट के लिए है कि अल्टरनेट एनर्जी के जो एवेन्यूज़ पाकिस्तान के अंदर थे या हैं, वो हमने क्या उसी तरह से उसको अल्टरनेट एनर्जी को यूटिलाइज पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के मुताबिक किया है या नहीं किया? जबकि इंडिया के अंदर हमारे साथ मुल्क जो है उसने अल्टरनेट एनर्जी में बहुत डेवलप किया है और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। बल्कि हमारे मुल्क के जो हमसाया मुल्क है, उसके पास तो अल्टरनेट एनर्जी की पूरी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है और उसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस और लोगों को उन्होंने अल्टरनेट एनर्जी से बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने माइलस्टोन सेट किए हुए हैं कि हमने हर साल कितने अल्टरनेट एनर्जी पे जाना है। अच्छा मियां साहब, इसमें इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है, हम लोग शायद स्लो हैं, पीछे रहते हैं। मसलन एनर्जी मिक्स आप देखें, जब 60-70% कोल था डिफरेंट रीजन्स का एनर्जी मिक्स, उस वक्त हमारे पास
कोल नहीं था, हम फर्नेस ऑयल पे थे। अब जब दुनिया रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर रही है, अपना सारा एनर्जी मिक्स कोल से शिफ्ट रिन्यूएबल पे लेके जा रहे हैं, हम कोल के, यानी द मोस्ट ग्रीनर, मुझे तो अफसोस होता है कि ग्रीनर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, वहाँ भी हम कोल का पावर प्लांट लगा दिया गया। तो ये हम लोग शायद थोड़ा स्लो चलते हैं, बहुत 10, 12, 15 साल बाद हम सोचते हैं। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, विंड के साथ, सोलर के साथ, और आज हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम बगास के साथ, हाँ बगा, जितना ये जो आपकी इंडिया ने तो बगास से अपने जो रिमोट एरियाज के जो स्कूल हैं, हाँ, उसके अंदर आईटी स्कूल्स बनाए हुए हैं, और स्कूल जो है अभी उनके एनर्जी जो है वो दे रहे हैं, वो इस मोस्टली जो आपकी वेस्ट है, बगास है, उससे उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की। मोस्टली उनके ये जो चल रहे हैं ट्यूबवेल्स सारे, ये सोलर पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं। हमें ये होता है कि जी इस पे ड्यूटी ख़त्म करनी है, इस पे लगानी। आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, सोलर सेल्स यहाँ पे नहीं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में कोई भी सोलर मैन्युफैक्चरर सक्सेसफुल और अवेलेबल नहीं है। हमारा तो मतलब अभी भी देखें, जब दुनिया एनर्जी, मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हमारा सबसे बड़ा इशू है। हमें वो महंगी, कभी ये अभी डॉक्टर साहब ने बात की जी कैपेसिटी पेमेंट्स जा रही हैं, कभी हमने आईपीपी से कर लिया, यानी शॉर्ट टर्म में इतने अजीबो गरीब आप मुआहदे कर लेते हैं कि वो फिर लॉन्ग टर्म में उनका वो उसके इम्पैक्ट जब आते हैं ना, तो देन वैसे कमेंट में ऐड करूंगा, बल्कि मैं रिजवान साहब से डिफर करूंगा। उन्होंने शाइस्तगी की वजह से इसको स्लो कह दिया। हम पहले उल्टा चलते हैं, पहले उल्टा चलते हैं। एक्सप्लेन ये भी उल्टा ही कर रहे थे, हम पहले उल्टा चलते हैं। देखिए, हमने विंड, 2 मेजर सोर्सेज हैं हमारे पास रिन्यूएबल के, विंड और सोलर। विंड में हमने जो सॉवरन गारंटीज बांटी और जिस टैरिफ पे दिया, आज उसका 1/3 टैरिफ है। तो हमने उसको ऑल्टरनेट रेवेन्यू बना लिया कुछ लोगों के लिए, और ऑल्टरनेट एनर्जी नहीं बन सकी। तो पहले तो हम वहाँ सफ़र कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्रोजेक्ट ठीक हैं अपार्ट फ्रॉम टैरिफ। फिर दूसरा तरफ सोलर में मैं आपके इल्म में लाऊंगी, यहाँ फैसलाबाद में एक प्लांट इंपोर्ट हुआ, पहला प्लांट था, आपके इल्म में होगा, और उन्होंने इटली से वो प्लांट लाए, और उनके बड़े, और वो बड़ा यंग लड़का, उसने अपना काम छोड़कर यहाँ मेरे पास आया कि जी आपने आना है, और हम उसको, मेरी मशीन्स पहुँच रही हैं, और हमने कहा चलें यार इस फैसलाबाद में। आप शायद उसी प्लांट की बात कर रहे हैं जो आके चलाए बगैर वापस चला गया। जी। और फिर मियां साहब मैंने चेक किया, ये दिस इज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट, और ये तीसरा प्लांट है, ये बात मुझे पता है अनफॉर्चुनेट आज। और उसके पास इस वक्त उन्होंने वो शारजा में जाकर लगाया है, और 2 साल की बुकिंग है। तो हमारे पास तो बस, मैं इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। आप बिज़ी थे, आपने इस्लामाबाद भी जाना था। रिजवान अशरफ, इंजीनियर रिजवान अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे, हमें भी बड़ा मज़ा आया मियां साहब। और लाइन अजहर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और बड़े मुफीद जो मशवरे भी दिए। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे इन डेप्थ जो इश्यूज़ हैं इस इकॉनमी के स्लो डाउन के, गवर्नेंस के, वो आपने यहाँ पे डिस्कस किए, ताकि हम इसको लोगों तक, पॉलिसी मेकर्स तक, वो उन पॉलिटिशियंस और लीडर्स तक ये बात जो है वहाँ तक काश वो सुने और देखें कि क्या फीलिंग्स हैं, क्या हालात हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्लांट लगाने के लिए आता है वो डिसहार्ड होकर यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको फ्रेंडली नहीं मिलती, तो वो यहाँ से साथ चला जाता है और जाके वहाँ पे वो सारी प्रोडक्शन और सारे अपनी एक्टिविटीज़ जो करता है। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।